and rest of you guys, very good evening and very welcome to the class. अब मैं करता हूँ आज के लेक्चर की बात। अगर चर्चा स्टार्ट की जाए रियल एनालिसिस के बारे में, पिछली बार का रियल एनालिसिस जो नेट जेआरएफ में आया था, कंपेयर करूँ मैं अगर उससे पिछली बार और उससे पिछली बार, तो कंपेरेटिवली मैं पार्ट बी में एनालिसिस को ईजी कंसिडर करूँगा। कंपेरेटिवली, नॉट 100%, बट कंपेरेटिवली इट्स ईजी। पार्ट बी का एनालिसिस इजी था, पार्ट सी में रियल एनालिसिस जो था वो आपका इजी मॉडरेट कह सकते हो, इजी तो नहीं था एकदम, मॉडरेट था। उसके अलावा पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आए, पार्ट सी में कितने क्वेश्चन आए? पार्ट बी में आपके रियल एनालिसिस में से 6 क्वेश्चन आए थे, 6 इंटू 3, दैट मीन्स आर ए यानी कि रियल एनालिसिस आपका नेट जेआरएफ जून 2023 में आपको 18 मार्क्स का पार्ट बी में आया था। पार्ट सी में आपके पास में 11 क्वेश्चंस आए थे, 4.75 मार्क्स ईच। दैट्स लाइक काफ़ी हो गया ये तो, इट्स लाइक 52 और समथिंग, इज इट? या अराउंड 52 और समथिंग, आई थिंक इट्स 52 और समथिंग। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70 मार्क्स तक का, जो कि हमेशा आता रहता है। इतना आपका एनालिसिस आया था। इसमें एक क्वेश्चन मेजर थ्योरी से था, बट वो कोटा उसका एनालिसिस में ही काउंट होगा। अदर देन दैट एक क्वेश्चन आपका ऑपरेटर से ग्रेडियंट वगैरह में जा रहा था, बट अगेन कोटा उसका एनालिसिस में ही, कॉन्वेक्स कॉनकेव इसकी बात कर रहा था, तो कोटा उसका एनालिसिस में ही जाएगा। आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो पिछले साल नेट जेआरएफ में जून 2023 में क्वेश्चन आए थे, उनको हम 1 बाय 1 सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको दूंगा, फिर आप मुझे दोगे। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट। ये क्वेश्चन का कोटा जो है वो काउंटेबिलिटी में या फिर सेट थ्योरी या फिर उसकी प्रॉपर्टीज वहाँ कंसीडर होगा। अगर आपको देखने में, सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू फॉर टुडे। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही है लोगों को ढूंढने में, और मिल भी जा रहा है तो क्लैरिटी नहीं आ रही है। मैंने इसे टाइप करवा दिया है। इस लेक्चर के बाद में, अभी तो नहीं मिलेगा, लेक्चर के बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिसमें आपको पेपर का क्लैरिटी से पीडीएफ विद आंसर की मिल जाएगा, है ना। ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन, ये नेट जेआरएफ आपका। सारे क्वेश्चन आज जो करेंगे वो जून के ही हैं, ठीक है ना। देखो ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं, हम साथ साथ डिफिकल्टी मार्क भी करते जाएंगे कि पेपर की इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है। इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है ना? आप इजी भी बोल सकते हो, आराम से इजी बोल सकते हैं। okay. ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ, आज फिर से कर लेता हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी इनफाइनाइट सेट है, उसके कितने भी फाइनाइट टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, वो उसी के सिमिलर रहता है ना। अगर आपके पास ए कोई इनफाइनाइट सेट है, देन ए इज सिमिलर टू ए क्रॉस सो ऑन क्रॉस ए। ये फाइनाइट टाइम होना चाहिए बस। दे आर ऑलवेज सिमिलर एज सेट्स, दे विल हैव सेम कार्डिनलिटी, प्रोवाइडेड इनफाइनाइट, फाइनाइट में नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है अज्यूमिंग दैट द एक्सियम ऑफ चॉइस होल्ड्स। इसका क्या मतलब? यहाँ तो सिर्फ इनफाइनाइट सेट लिखा है, ये बस ऑर्डिनरी सेट के बारे में चर्चा कर रहा है, क्योंकि ऐसे सेट्स भी हैं जो ऑर्डिनरी नहीं है, वहाँ पे एक्सियम ऑफ चॉइस नहीं होल्ड करता है, वहाँ एलिमेंट्स रिपीट भी कर जाते हैं, ऐसे कुछ भी। ऐसे सेट्स को रिपीट करे ना करे, बट दीज सेट्स आर, जो हम पढ़ते हैं वो ऑर्डिनरी सेट्स है। देर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट्स टू, बट एनीवेज यहाँ पे ऑर्डिनरी सेट है, ये इसीलिए दिया हुआ है उसने। फिर बोल रखा है एस इज इन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब देखो, हो सकता है कि एस जो है वो आपका आर आ जाए, इन दैट केस वी कैन नॉट फाइंड एनी बाइजेक्शन। ओके, क्योंकि अगर आपका एस जो है वो आर है, देन वी कैन नॉट फाइंड एनी बाइजेक्शन विद आर एंड क्यू। okay, we have no function from r to q which is 1 1 and 1 2. This is gone. S is in bijection with the set of all real number. In that case we can take s equal to q. Okay, and we can discard this. S is in bijection with the power set of s. ये तो कभी सही नहीं है. This is Cantor's theorem. Remember, this is Cantor theorem statement. So this also gone. लास्ट वाला exactly Cantor theorem का statement है. S is in bijection with s cross s. That I told you in the beginning. So correct answer is option 3. 3 is the correct answer. Net JRF 3 marks. Okay, part B.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भी यू कैन से समवॉट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको सीक्वेंस इन सीरीज से। इट इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, आज आपको हम जितनी देर चलेगा विल ट्राई टू finish it up as much as question we can. The next question is on your screen. Try this out. It's from sequences and series. ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ मैंने, पहले भी और बाद में भी। okay. पहले मतलब एग्जाम से पहले और बाद में मतलब एग्जाम के बाद में। अगर किसी को क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है तो वो पिक्चर क्वालिटी इंक्रीज कर सकता है ना। मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा साफ। एटलीस्ट 420 या 720 के आसपास रखें तो आपको क्लैरिटी से दिख जाए। 2 and 3 ये पहले तो क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी का है ना। तो आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है, मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि पार्ट बी में आ गया ना। अब या तो दोनों को मिलेगा नंबर या फिर आपको मोस्ट एक्यूरेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो व्हाट इज मोस्ट एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू यू? 3, 4? 4 तो ज़्यादा हो गया। चलिए देख लेते हैं, मैं आपके साथ ही देख लेता हूँ क्या आंसर है इसका। आपको दिया हुआ है सीरीज जो है दैट इज समीशन -1 to the power n+1 and it is multiplied by square root n+1 minus square root n, राइट। ये पहले भी हमने देखा हुआ है ना, ये इस टाइप का सीक्वेंस है ना। इसको नेट जेआरएफ के जून के 2023 के पेपर में 2 बार यूज किया हुआ है, एक यहाँ पे एक आगे और है एज अ काउंटर एग्जाम्पल, है ना। तो ये जो आपके ध्यान में रहना चाहिए, अगर आप ए एन इक्वल टू स्क्वायर रूट एन ले रहे हो तो an+1 माइनस ए एन जो है वो 0 पे जाएगा आपका। मोर ओवर ये रैशनलाइज करके आप इसको निकाल भी सकते हो कि क्या आएगा, ये यही है यहाँ पे। सो वी हैव स्क्वायर रूट n+1 माइनस स्क्वायर रूट एन होल अपॉन स्क्वायर रूट n+1 प्लस स्क्वायर रूट एन, और ऊपर मैंने इसी से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So n to n I can cancel out. I'll get this whole sum is equal to summation -1 to the power n+1 and I multiply it by what? 1 upon square root of n+1 plus square root n। यही आ रहा है, किसी के कुछ और आ रहा हो तो फाइन। This is what we are getting। ठीक है, ओके। नाउ सो वी कैन इजीली सी कि ये आपका जो है समीशन -1 to the power n+1 अल्टरनेटिंग सीरीज है आपकी। लेबनीज टेस्ट लगा सकते हो, +1 प्लस स्क्वायर रूट एन। सो बाय लेबनीज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन 2 इज ट्रू। अगेन अगर आप इसमें वो लगाओगे पी टेस्ट कंसिडर कर सकते हो, और यू कैन टेक, अगर आप ए एन को लेते हो 1 अपॉन स्क्वायर रूट n+1 प्लस स्क्वायर रूट एन and you take bn equal to 1 upon square root n, you can check on your own that an upon bn gives you limit finitely non-zero, है ना। So some an and some bn will converge and diverge together, comparison test limit form, है ना। इसकी जो लिमिट आएगी वो नॉन जीरो आएगी an upon bn की, and by that logic since some bn is divergent some an will also diverge, यानी कि इसका मॉडुलस लगाने के बाद में डाइवर्ज करेगा। सो इट्स अ कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज
not absolutely convergent series, है ना. So 4 is gone and 1 is also gone. It says that the series is divergent. So correct answers are 2 and 3. पेपर में भी जिसने सेकंड या थर्ड दोनों में से कोई भी सेलेक्ट किया था उसको मार्क मिल गए थे, ठीक है. बाकी अगर ऐसा सिनेरियो फिर से पेपर में देखने को आता है, यू विल सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट, है ना. बट इस केस में ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो दोनों को ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी. अगर नहीं समझ में आता है आप आराम से पूछ सकते हो, वी कैन डिस्कस मोर अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है. अगला फिर से यू कैन से द क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉइंट सेट टोपोलॉजी और समवॉट, बट अगेन नेट जेआरएफ पार्ट बी 3 marks, it is on your screen. Try this out. One. Okay. ये क्वेश्चन आप ऐसे समझ लो कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी का आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के आसपास का है ना. So try this out. One. Let me see that. Let me see. आपको दिया हुआ है x y are two numbers between 0 and 1, ठीक है. And the condition is that they are non-equal. Which of the following statement is true for every epsilon positive, है ना. कि epsilon जो है वो कुछ भी हो सकता है, it's arbitrarily epsilon positive, it can be large, it can be small, it's just positive. तो एक तो ये कि epsilon जो वो arbitrary है, दूसरा एक्स वाई भी आर्बिट्रेरी है बट इक्वल नहीं है, ठीक है. तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, y इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल. देन x माइनस वाई आई विल गेट 1, राइट. mod x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. अब ये क्या क्या कंडीशन बोल रहा है, दैट दोज ऑल वी विल ट्राई, ओके. इसमें बोल रहा है, सबसे पहले फोर्थ वाला देख रहा हूँ मैं. फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n x माइनस वाई, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n ले लो. तो मैंने n को 1 ही ले लिया, n इक्वल टू 1, ठीक है. एंड आई हैव दैट x माइनस वाई, सो दैट इज 1, है ना. इसकी वैल्यू मैंने रख दी 1, सो 1 इज लेस देन 2 to the power minus 1 into epsilon. It is saying that it is true for every epsilon positive, है ना. अब अगर मैं epsilon को थोड़ा बड़ा ले लूँ, है ना, if I take epsilon equal to like you know छोटा ले लो एप्सिलॉन को ना. अगर मैं एप्सिलॉन को कुछ 1 ही ले लूँ, सो 1 इज लेस देन 1/2, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नो, it says for every positive integer, so that's incorrect. Now if I select epsilon equal to 1, x equal to 0, y equal to 1, n equal to 1, then I get counter. So option 4 is incorrect. Fine. Now let's look at option 2. 2 में बोल रहा है there exists a positive integer n, there exists a positive integer n. अब क्योंकि 2 to the power n है तो सबसे छोटा ही ले लेते हैं, n equal to 1, okay. And I can choose epsilon whatever I want, so I'll choose epsilon equal to 1 again. 2 to the power n, that is 2, epsilon that is again 1, is less than x minus y, which is 1.
So that's a contradiction. It's not correct information. सेकेंड वाला भी गया, राइट? नहीं आता है तो बताना. नाउ लेट्स, नाउ द आंसर इज आइदर फर्स्ट एंड थर्ड और थर्ड. ठीक है, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, दैट x माइनस वाई मोड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 to the power n. Okay, there exists a positive integer n, there exists n belongs to n such that x minus y, whatever it is less than epsilon upon 2 to the power n. Can we say something about it, or any counter or anything? कोई भी? Anyone, any counter, or like if you can give me some counter or anything. ठीक है, बोल है there is a positive integer n such that x minus y mod is less than epsilon upon 2 to the power n for all n greater equal to n. ठीक है, as n tends to infinity, it tends to 0. Yes, so we can actually increase, like the epsilon is arbitrary, and it is saying that the n is as large, we can increase n as large as we please. So there is a positive integer n such that x minus y is less than epsilon upon 2 to the power n. So whatever x minus y is, can we find some n corresponding some n, like, such that after that this thing remain less? So we have to choose the large, large possible value of n to counter it. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमें ये वैल्यू जो है वो आपकी छोटी होती जाएगी. सो वील लुक फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस. वो कब मिलेगा हमें, जब n इक्वल टू 1 हो, राइट? बिकॉज एप्सिलॉन इज अप टू अस, n की सबसे बड़ी वैल्यू उठा ली मैंने 1. सो आई गेट x माइनस वाई मोड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2. ये बोल रहा है क्योंकि अब अगर आप n को इंक्रीज करोगे तो ये तो और छोटा होता जाएगा, ये वाली साइज. हमें ये तो बड़े से बड़ी चाहिए ना, सो दैट x माइनस वाई रिमेन्स लेस देन दैट एप्सिलॉन बाई 2, right? Now if x minus y I take 1, like 1 minus 0 or 0 minus 1, and I take epsilon to be like half or something, I'll get a contradiction, right? So third is also gone. I'm getting a contradiction. And so since I have discarded 3 options, the first one must be true. There exists a positive integer n such that x minus y is less than 2 to the power n multiplied by epsilon. X minus y mod is less than 2 to the power n into epsilon, right? There is a positive integer n such that x minus y is less than, yeah, so whatever x minus y is, we can always make it as large as we please. For given epsilon we can increase it, so that is possible completely. So correct answer is option number 1. So that was the third question that we have done so far. Third, yes, third. है ना? इसका फर्स्ट वाला इज इजी, सेकेंड वन इज इजी टू लिटिल मॉडरेट यू कैन से, थर्ड वन इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ओके, क्योंकि ये एक बार में होने वाला नहीं है, एंड व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम तो ये कंफ्यूजिंग भी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रियल एनालिसिस कंपेरेटिवली पहले जैसा आता था उसके कंपैरिजन में अभी थोड़ा आसान हो गया है. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, बट कंपेरेटिवली इट्स इजी. ट्राई दिस वन. ये भी आपके पिछले एग्जाम का ही है. हाउ मेनी रियल रूट्स डज द पॉलिनोमियल हैव? इट्स लाइक ये पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था.
बी, ठीक है ना। एक देखो, सबसे पहले तो सिंस द इक्वेशन इज ऑफ odd degree, it's of degree 3, right? So there will be at least one real root, so the first one is discarded. Okay, and and since it is of one root cannot be complex, so the third one is also gone. Now either the answer is second or the answer is fourth. Okay, that all three roots are real. Now if I look at this problem, I have been given that the polynomial px is equal to x cube plus 3x minus 2023. Okay, now if I differentiate this, p dash x is equal to, I get 3 times x square plus 3, right? This is strictly greater than 0 for all x belongs to R, right? That means the derivative is positive. This implies px is strictly increasing function. Now, increasing function is always 1, 1. So it can have at most 1, 0. Like if I put this is equal to 0, then it can have at most one solution. Either no solution or one solution. So the 3 is gone and the correct answer is 2 because it should have at least 1 considering the degree. Clear? Easy? You just had to differentiate and check the derivative. ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पेपर में. Is it clear, everyone? The equation has exactly one real root because the derivative is strictly greater than 0. Derivative doesn't change sign. Let's move to the next problem. This problem is easy. अभी तक हमने एनालिसिस के 4 किए हैं, उसमें से 3 इजी हैं. Try this out. Again easy. If you have any issue, you can just ask, okay? If I compare exams, तो हमेशा ऐसा हुआ है कि most of the time that the exam in the December is difficult than the exam in the June. Okay? So it's expected that you will get little bit difficult exam this time. Okay, so it's Hindi. I can change it. It says that which of the following is true, and it says that does not exist, and this also says that does not exist. Yeah, it says does not exist. That the limit n tend to infinite e to the power log e, e to the power, this is in bracket, e to the power n pi square plus minus 1 to the power n e square 7n bracket close. So this whole is in the power of e. Okay, this whole is in the power of e, and this whole is also in the power of e, and in this case it is actually, you can take 2e or any finite number, whatever you want to take. It's 2e here, and that again in the power of e. I hope it's clear now. It says that which of the following statement is true. Okay, and then it talks about limit supremum and limit infimum of the given sequences. If you look at the question, it seems pretty much messy, but I would say that it was one of the easiest question in the exam. So if you look at it and get afraid and leave it, it's your loss. If you solve it, it's 3 marks as a gift. Try this out. Option 3. Easy. It's not difficult problem, you know. It's really not difficult problem. ये वही है जिसको देख के डर जाते हैं और फिर करते नहीं.
है ना, दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम की ऐसे ही बना दिया बस. इफ एनीवन ट्राइड वुड हैव सॉल्व्ड दिस वन. ओके, लेट मी सी नाउ. देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है e टू दी पावर कोस n पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर n इंटू टू ई अपॉन टू एन. I can easily see that this sequence, which is e to the power cos something, I'll check the limit of this sequence first. I have n pi plus minus 1 to the power n multiplied by 2e, which is a finite constant, upon 2n and upon 2n. Right, this is what I have. So this is a bounded sequence, and this goes to infinite, so this particular part goes to 0, and from here I can cancel out n to n. This goes to pi by 2. That means this whole sequence inside the cos goes to pi by 2. So the whole sequence goes to e to the power cos pi by 2, and cos pi by 2 is 1, so it's simply e to the power 1. So the limit of this sequence is 1. The sequence is convergent, and hence limit supremum is also 1. So this option is incorrect. In the next one, it says that the limit supremum does not exist. Again, if I see this part is bounded, so it will go to 0 when I divide by sin n, and I can cancel n to n, and I get e to the power cos pi by 2 is 0. Sorry, that's my bad. Yeah, that's 0. So e to the power 0 is 1. Yeah, thanks Subham for correcting me. Okay, because 0 is 1 and cos pi by 2 is 0. Yeah, n log e, and I can cancel out n to n, and I get e to the power pi square, which is again a constant value. So this exists. So this statement is also, it says it doesn't exist. This statement is also false. Similarly, in the option 4th, it says that this does not exist, but we can use the same fact and look at the limit. Right? अगर मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट बाउंडेड है, 0 पे जाएगा, अगेन आई कैंसिल दिस एंड इट गोज टू 10 पाई स्क्वायर अपॉन 7, विच इज अ कांस्टेंट नंबर. सो दिस थिंग इज कन्वर्जेंट. ओके, नाउ इफ आई लुक द अनदर ऑप्शन विच इज द थर्ड वन, तो ये भी गलत हो गया. वी हैव द आंसर, बट इफ आई सॉल्व इट अगेन, यहाँ से आपके पास में ये वाला पार्ट तो 2n से डिवाइड होकर 0 पे चला जाएगा, बिकॉज इट्स अ बाउंडेड, एंड यहाँ से आप n से n कैंसिल कर दोगे, सो दैट्स पाई बाई 2. So I'll get e to the power sin pi by 2, right? अच्छा, sin pi by 2 is 1. Then I get e to the power 1. ठीक है ना? Which is less than pi? Yes, e is 2 point something, pi is 3 point something. So that's true statement. So the correct answer is option 3. Is it clear? It's fine, ना? It's easy problem. All you have to do is look at कि ये यहाँ पे जो है एक finite bounded number दे रखा है, इसको 2n से divide करोगे तो 0 पे जाएगा. As n tend to infinite, and the rest of the function is continuous, so you can transfer limit inside. ठीक है, so the correct answer is option number 3, uniform continuity as usual. एक क्वेश्चन 3 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड लड्डू बटे थे, इस बार भी बटेंगे. Which of the following function is uniformly continuous on the interval 0 1? 30 सेकेंड का क्वेश्चन. 30 सेकेंड भी ज़्यादा बोल दिया मैंने. टू, ठीक है ना? वो e to the power minus 1 by x square is bounded on r. 0 पे 0 वैल्यू ले लो, it gives you limit at 0. This doesn't give you limit at 0. This doesn't give you limit at 0. This also does not give you limit at 0. So first, third and fourth are gone. And if I take f of x equal to e to the power minus 1 upon x square, it goes to 0 as x tends to 0, right? Because it's e to the power minus infinite, it goes to 0. Another explanation, अगर इसको आप और एक्सटेंड करोगे ना, ये तो हमारी लिस्ट का है, आई थिंक दिस इज इन आवर लिस्ट. इसमें अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसको ऐसे डिफाइन कर लो
e to the power minus 1 upon x square when x is non-zero, and 0 when x equal to 0, and the function is defined on R. Okay, now if you look at infinity, then limit at infinity is 1, because 1 upon infinity is equal to e to the power 0, which is 1. And similarly, e to the power limit at minus infinity is also 1. So this f is continuous on R, and limit x tends to infinite and minus infinite f of x exists, and hence uniformly continuous on R, not only on 0 1, it's uniformly continuous on R. It's a bounded function. ओके, सो लाइक यहाँ तो 0 1 दिए, कुछ और भी दे देता तो भी कोई दिक्कत ही नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. दैट वाज ऑल. ये सारे क्वेश्चन आपके आए थे पार्ट बी में रियल एनालिसिस से, ठीक है ना. 6 क्वेश्चन. यस, इनमें से अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बाकी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. कोई दुखदाई मामला नहीं है. यू कैन लाइक, जिसने ठीक ठाक रियल पे काम किया है वो 5 क्वेश्चन लगाएगा एनालिसिस से, 6 में से, और थोड़ा और ठीक किया है तो 5 6 में से 6 भी लग रहे थे. एक भी क्वेश्चन अबव द लाइन नहीं दिखा मुझे पार्ट बी में, इसीलिए कट ऑफ ऊपर गई थी. एनालिसिस के क्वेश्चन इजी आए तो कट ऑफ ऊपर खींच जाती है, ठीक है. ये वाला ट्राई करिए, ये पार्ट सी का है, 4.75 मार्क्स, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर से क्वेश्चन. डिफाइन अ फंक्शन f from r to r such that f of x equal to this, then select the correct option. Okay, keep doing it. इसको देखिए, दिस इज क्वाइट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, बट इट्स इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन. Try this out. Three, 4. Okay. और कोई उम्मीदवार? Everyone agrees with 3 4, or someone has a different answer? Limit approach. You can say, but the question is actually like more trivial but little bit tricky, है ना. It's not difficult question, it's like just tricky question. थोड़ा सा कोई ट्रिक में आ सकता है, अदरवाइज इट्स इजी प्रॉब्लम. क्या गुड इवनिंग शिवानी, वेलकम टू द क्लास. आपको दे रखा है साइन पाई अपॉन एक्स व्हेन नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन जीरो. तो इस फंक्शन के पास में, इस पूरे फंक्शन के पास में जब आर पे डिफाइंड है, देन एट जीरो वी हैव अ प्रॉब्लम, राइट. And what is that? That at 0 we doesn't have limit. So we, on which of the following subset of R the restriction of function is continuous? Okay, the restriction of function is continuous.
So in this case we have from -1 to 1, but the function in this interval we can talk about limit at 0 which does not exist, है ना। मैंने आपको जब लिमिट पढ़ाई थी ना तब कहा था कि अगर आपके पास में एक पॉइंट है अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एस, एफ इज फ्रॉम एस टू आर, देन यू कैन नॉट एक्चुअली टॉक ऑलवेज अबाउट लिमिट एट अल्फा। इस अल्फा पे लिमिट की बात तभी होगी जब अल्फा जो है वो डोमेन का लिमिट पॉइंट हो। डोमेन का लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट की बात नहीं होती। यस, उसी कॉन्सेप्ट से नेट में क्वेश्चन आया हुआ है 4.75 मार्क्स में, ठीक है ना। इन दिस केस 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन एंड एट 0 फंक्शन डज नॉट हैव लिमिट एंड 0 इज द मेंबर ऑफ द डोमेन एज वेल। सो द फंक्शन, अगर आप इसी फंक्शन को इस इंटरवल पे डिफाइन करोगे तो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस बिकॉज इट डजंट हैव लिमिट एट 0। ऑप्शन 1 इज गॉन। सेकंड इज फाइन, 0 जो है वो डोमेन का मेंबर ही नहीं है, तो इट्स कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन 0 टू ओपन 1, दिस इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे 1/2 to the power n, n belongs to n. So we want to restrict the set. इसमें दूसरे वाले में क्या दिक्कत है? At open 0 1 what's the problem? What is the problem in open 0 1? There is no problem. F of x equal to sin pi upon x and x belongs to 0 to 1, right? लिमिट 0 पे नहीं मिल रही है ना, बट वी डोंट हैव टू टॉक एट लिमिट एट 0। 0 पे बात ही नहीं करनी हमें क्योंकि 0 डोमेन से बाहर है। 0 पे पक्का कॉन्टिन्यूस नहीं है ये फंक्शन, बट 0 पे हमने डिफाइन ही नहीं कर रखा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन ऑप्शन 2। इज इट फाइन? आई होप सो। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, इसमें दे रखा है फोर्थ वाले में 1/2 टू दी पावर n। तो जब आप x इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n लोगे, अगर मैं इसको प्लग इन कर दूं किसके अंदर, इसके अंदर f के अंदर, वैसे तो देखो इस सेट के पास ना अंदर कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर डोमेन के पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो अंदर, तो वो उस डोमेन पे कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये इसके अंदर रखोगे तो यू विल गेट f ऑफ 1/2 टू दी पावर n इज इक्वल टू, क्या जाएगा आपका साइन 2 टू दी पावर n इंटू पाई विच इज 0, ठीक है ना। तो दिस ऑन दिस सेट द फंक्शन इज कांस्टेंट, 0 फंक्शन, तो दिस इज ट्रू। यहां पे भी आपका फंक्शन 0 फंक्शन आ रहा है। अगेन 0 पे लिमिट नहीं है ऐसे बोलोगे आप, 0 पे लिमिट की बात नहीं करेंगे हम। ऑप्शन 3 में जो दिख रहा है ना 0 यूनियन 1/n, सो एट 0 फंक्शन डजंट हैव लिमिट, बट व्हेन यू डिफाइन द रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शन किस पे डिफाइन होगा? 0 यूनियन 1/n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब आप क्या फंक्शन को जब इस पूरे सेट पे इवेल्युएट करोगे तो क्या आएगा? सॉरी, लिमिट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि अब पाथ एक ही है हमारे पास, और कोई पाथ नहीं है। डोमेन के अंदर पाथ होते हैं, उन्हीं पे बात होती है। तो 0 पे जाने वाला यही पाथ है सिर्फ, है ना। जब डेफिनेशन लिखते हैं ना तो इंटरसेक्शन एस भी लिखते हैं, याद है? जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा मोड लेस देन एप्सिलॉन में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन द सेट एस डोमेन, डोमेन साथ में इंक्लूड करते हैं। डोमेन के अंदर ही बात होगी, बाहर बात नहीं होगी। तो डोमेन के अंदर तो ये फंक्शन 0 है, इस पूरे सेट पे आपका एफ एक्स 0 है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता ही है ना। करेक्ट आंसर्स आर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसी को दिक्कत है तो बताओ, एनीवन? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। आई होप सो। देखो क्वेश्चन जहां जहां से आने होते हैं वहां वहां से आए थे, और जहां जहां से होने होते हैं वहां वहां से हो भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस 4.75 मार्क्स। थर्ड वाला रिपीट करो। थर्ड वाले में आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? लेट मी जस्ट रिपीट द थर्ड वन। आपको आपको क्या करना है? फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना है ऑन अ गिवन डोमेन। ओके, सो यू हैव गिवन f is from 0 union 1/n, n belongs to n, to r f of x equal to sin pi upon x when x is non-zero, but in this domain
एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, इस पूरे सेट पे इस फंक्शन को इवेल्युएट करिए क्या आता है। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को इवेल्युएट करूं इस सेट पे, तो 0 पे वैल्यू 0 है, तो f ऑफ 0 इज 0। बाकी जगह पे फंक्शन क्या है, आई हैव टू चेक एट f ऑफ 1 बाई n, f ऑफ 1 बाई n इज इक्वल टू साइन n बाई, दैट इज अगेन 0। यानी कि आपके पास में है f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस डोमेन, लेट्स कॉल इट s। अब पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ऑब्वियसली इट्स अ जीरो फंक्शन। ठीक है, तो जीरो पे लिमिट की बात क्यों नहीं कर रहे अब हम एक्चुअली कर रहे हैं, बट डोमेन के अंदर ही बात होती है ना। जब आप रखते हो ना f ऑफ x माइनस एफ ऑफ अल्फा मोड लेस देन एप्सिलॉन, साथ में लिखते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा एंड इंटरसेक्शन विद द सेट s ना। डोमेन के अंदर ही बात होती है, उससे बाहर नहीं होती। तो डोमेन के अंदर तो अब यही और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो इस डोमेन के अंदर कोई भी अगर आप जीरो पे जाने वाली सीक्वेंस उठाओगे, देखना फॉर एनी ए एन बिलोंग्स टू दिस सेट एस, इसके अंदर से, एंड ए एन गोज टू जीरो, देन एफ ऑफ ए एन इज ऑल्सो गोइंग टू जीरो। यहाँ पे चेक कर लो, भले इसके अंदर से कोई भी सीक्वेंस ए एन उठाओ, उसकी इमेज निकालो, वो जीरो पे जाएगी। ठीक है ना, तो इस सेट के अंदर इस फंक्शन के पास लिमिट है जीरो पे ना, काफी अंदर तक गया है वो। डायरेक्ट अगर लिमिट सोचोगे तो गड़बड़ हो गया, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट निकालोगे तो काम हो गया, कॉन्सेप्ट में घुसोगे तो यहाँ तक चीजें समझनी होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इट वॉज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन दैट आई वुड से। ठीक है ना, आंसर्स हैं आपके 2 3 4, अच्छी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले पे चलता हूँ मैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम साफ सुथरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। For n greater equal to 1, the sequence fn x equal to x to the power n is uc। सीधा x to the power n ही ले लिया। ठीक है, the sequence of function x to the power n upon log n plus 1 is uc। तीसरे में बोल रहा है x to the power n upon 1 plus xn is uc। लास्ट में x to the power n upon 1 plus n xn is not uc। चार ऑप्शन है, वही x टू दी पावर n के नेबरहुड में इधर उधर अड़ोस पड़ोस बना दिया और क्वेश्चन बना लिया, स्टैंडर्ड है ना। करा दूं मैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, वहां नहीं दिखते हैं ये सब। देखो एनालिसिस में से जो 15-16 क्वेश्चन आपके पास आए थे, 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आए थे ना, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो लाइन से ऊपर थे, बाकी क्वेश्चन रेंज में होंगे जो हमारी क्लासेस से उन पे। ठीक है ना, और वो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 नंबर से अगर आप 50 नंबर तक का अटेम्प्ट करके आ रहे हो एनालिसिस, 55 नंबर तक का, तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेता हूँ मैं। ऑप्शन 1 में आपको दे रखा है x टू दी पावर n, जो हम करते आए हैं, विच इज एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। इसमें लिमिट फंक्शन तो आपका 0 आ रहा है, बट जो सुप्रीमम आएगा वो 1 पे आएगा, है ना। कराया था ना ये, तो एम एन टेस्ट लगा सकते हो आप, है ना। आपको दिया हुआ है एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, x बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है ना, तो अगर आप कोई भी अल्फा बिलोंग्स टू ओपन 0 1 उठाओगे एंड लिमिट x टेंस टू अल्फा, एफ एन एक्स निकालोगे, एफ एन अल्फा निकालोगे, दैट इज अल्फा टू दी पावर n, सिंस मोड अल्फा इज लेस देन 1 दिस विल गो टू 0, सो द लिमिट फंक्शन इज 0। अब एम एन टेस्ट लगाएंगे, एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0 1
x belongs to 0 1 f n x minus f of x mod that is equal to supremum of x to the power n minus the limit function which is 0 here. Now that is your fx. So minus 0 mod and x belongs to 0 to 1. अब यहाँ पे डेरिवेटिव करने लग जाते हैं लोग. You can easily see that x to the power n is increasing for all n belongs to n. x, x square, x cube, these all functions are increasing. तो सुप्रीमम कहाँ आएगा? 1 पे आएगा, right? So that is equal to limit x tends to 1 because 1 is not the member of the domain, so we'll find limit x to the power n. So that will be your mn. So mn equal to 1 to the power n, which is 1. As n tend to infinite, this does not go to 0, right? And so by mn test we can say, so limit n tend to infinite, mn does not go to 0 implies not UC, right? So this one is not UC. Now in the second one, what they are doing is they are dividing it by log n plus 1, which kind of solve our problem which we were facing. In the second one, again the limit function is 0, log n plus 1 से divide किया है, तो we will get limit to be 0. Okay, क्योंकि इसने तो और छोटा ही किया है, log n plus 1 से divide करने के बाद as n tend to infinite ये denominator और 0 पे ले जाएगा. So the limit function is 0. This is for option A. For option B, again the limit function is 0, and if I get mn which is equal to supremum of x belongs to 0 1, in this case we have fn x equal to x to the power n upon log n plus 1. Okay, and we have fx, the limit function, again 0 because we will get the 0 function. Now I can easily see that कि इसका सुप्रीमम x to the power n का जो सुप्रीमम है that was at 1 है ना, इसका सुप्रीमम 1 पे आएगा. So rather than I can directly put an upper bound here. This is less equal to 1 upon log n plus 1. Okay, and or you can get the supremum at 1. It's same by both way, which goes to 0 as n tend to infinite. So by mn test I can claim that the sequence of function is uniformly convergent. Good evening Animesh, काफी दिनों बाद. ठीक है. So second one is UC, first one is not UC by mn test. Done है. Same logic in the third one. थर्ड वन में आपको दिया हुआ है x to the power n 1 plus x to the power n. ठीक है. अब क्योंकि x to the power n ही 0 पे जा रहा था, if you divide it by 1 plus x to the power n, it won't change anything in the limit function. ठीक है. So we'll get the limit function again same as we got before. The limit function is again 0. So in option C, we get limit n x tends to limit n tend to infinite, x to the power n upon 1 plus x to the power n equal to 0 for all x belongs to open 0 comma 1. Why is that? Because this goes to 0 and this is bounded, right? Non-zero bounded, so this will go to 0 only. Or you can say it go to 0 upon 1 plus 0, so it goes to 0. So limit function is 0. Again we go to mn test. Mn is equal to, we want to find supremum, x belongs to 0 1. I get mod of fn x, which is x to the power n upon 1 plus x to the power n minus the limit function fx, which is 0. Now I want to find the supremum. Again there are two ways. एक तो आप इसको 1 पे जाने वाली कोई सीक्वेंस रख दीजिए, काम हो जाएगा. One way is you put a sequence which is going to 1. ठीक है. अदरवाइज 1 के क्योंकि 1 डोमेन के अंदर है, एंड वी कैन इजीली सी दैट एट 1 इट विल फेल. ठीक है ना. सो और द अदर वे इज दैट यू डिफरेंशिएट इट एंड फाइंड द सुप्रीमम. इट टोटली अप टू यू. ठीक है ना. इट इज टोटली अप टू यू, व्हाटएवर you want to do. So what I will do is I'll choose a sequence. Let's take an equal to 1 minus 1 upon n, which is in my domain. Now whatever the supremum is, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बिना डेरिवेटिव किए दिख जाता है ना. तो सीक्वेंस रख के एक बार वेरीफाई कर लो. अगर सीक्वेंस रखने के बाद में 0 पे नहीं जा रहा है, मतलब सुप्रीमम उससे तो बड़ा ही आएगा. बट अगर चला गया है तो कुछ और ढूंढो. डन है. इफ आई टेक an equal to 1 minus 1 by n, which is in my domain, if I plug it in here, what I'll get 1 minus 1 by n to the power n upon 1 plus 1 minus 1 by n to the whole power n. So whatever the supremum is, that will be greater equal to this. कम से कम ये तो आएगा क्योंकि ये सीक्वेंस मेरे डोमेन के अंदर से है.
ठीक है, विच इज ग्रेटर इक्वल टू, अब अगर मैं यहां से देखूं, दिस गोज टू ई इनवर्स and 1 plus E inverse, which is non-zero. So the supremum will be at least this, and hence Mn can't go to 0. It's not UC, right? So sometimes ये वाला तरीका आपकी हेल्प कर देता है। डोमेन के अंदर से सीक्वेंस उठानी है, ये सीरीज में भी काम करता है। डोमेन से सीक्वेंस उठा के सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन में रख दो, अगर वहां पे कन्वर्ज नहीं किया तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं होगी सीरीज। इन बोथ केस दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स आर रियली हेल्पफुल इन एग्जाम। ठीक है, इज इट फाइन? वो नॉर्मल टेस्ट तो है ही आपके पास, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू डिफरेंट। ओके, सो यू कैन डिस्कार्ड ऑप्शन थर्ड वन। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ वन में उन्होंने होशियारी की, क्या होशियारी की, नीचे एक एन लगा दिया। अब वो जो जीरो पे नहीं जा रहा था ना, एन टेन टू इनफाइनाइट पे एम एन, अब वो जीरो पे चला जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो फॉर दिस वन। इसमें भी आप एक तो एम एन टेस्ट लगा सकते हो इफ यू वांट टू, yeah, MN test will give you a very good verification. Okay, MN test is kind of like again a verification here. Option D आपको दिया हुआ है fn x equal to x to the power n upon 1 plus n time x to the power n, and your x is in 0 1. We have to see whether it is uniformly convergent or not. या गुड इवनिंग असीम, काफी दिनों बाद, दिस इज यूसी। हाँ, अब हुआ क्या था ना, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, लुक केयरफुली, यहाँ पे n नहीं था ना, अब अगर जैसे ही मैं इसको n से डिवाइड करूंगा ये तो जीरो पे चला ही जाएगा ना, सो दिस सीक्वेंस विल नॉट वर्क एनी मोर हियर, यानी कि यहाँ पे यूसी होने के चांस काफी बढ़ गए हैं। नाउ वी हैव टू चेक, लेट्स चेक। ओके, सो अगेन आई कैन यूज MN टेस्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक लिमिट फंक्शन, क्योंकि ये वाला आपका जीरो पे जा रहा है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 1, सो इट विल गो टू 0। देयर इज नो प्रॉब्लम इन लिमिट फंक्शन। इफ यू हैव, देन यू रियली हैव टू वर्क, है ना, इस टॉपिक पे काम करना पड़ेगा आपको। सो नाउ आई विल गो फॉर mn which is equal to, I'll find supremum x belongs to 0 1 mod of fnx, which is, I'll directly put values x to the power n upon 1 plus n time x to the power n minus the limit function which is 0. So I have to find the supremum of this. Again I can put 1 here, and I can put this less equal to 1 upon 1 plus n or something like this as x tends to 1. The other way would be that you differentiate it and find the supremum. Okay, so हर पॉइंट पे लिमिट अगर सेम है, देखो मोस्टली क्या होता है ना, जो सीक्वेंस मैंने उठाई है यहाँ पे वो एंड पॉइंट पे जाने वाली उठाई है ना, तो मोस्टली इट इज दैट यू गेट एट एंड पॉइंट्स। अच्छा, इन्होंने निकाल दिया, बट एक्स एन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन, इट इज इन माई डोमेन बट इट गोज टू 0, तो क्या ये 0 के नेबरहुड में प्रॉब्लम करेगा? नहीं करेगा, यूसी आ जाएगा ये। ठीक है, सो आई कैन डिस्कार्ड दिस, this belongs to my domain, huh? So how will you get the supremum? That's what we have to try now. सुप्रीमम निकालने के दो तरीके हैं। पहला, that you check whether it is monotonic increasing or decreasing. दूसरा, that you differentiate it and put it equal to 0 and find the maxima. ठीक है, so I'll use the derivative one, जो दोनों आप मोनोटोनिसिटी भी वहीं से चेक कर सकते हो। y n x equal to, I have to differentiate this, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, n x to the power n minus 1, but it will go to 0 Subham. If I put 1 by n, it will go to 0. So that is actually working in the positive direction, तो यूजफुल नहीं है आपके पास में। मैंने इसको डेरिवेटिव किया, देन मल्टीप्लाइड बाय 1 plus n x to the power n, okay, and minus, I will differentiate the numerator, that will give me the derivative of 1 is 0, I'll get n square x to the power n minus 1, okay, and I'll write this as it is, multiplied by x to the power n. Now so in the whole in the denominator इसका स्क्वायर आएगा 1 plus n x n whole square, but since I am getting the supremum, so I'll put it equal to 0, and there is no meaning of writing this. This will go to this side and become 0, so doesn't matter. And even if I'm calculating the sign, I'm getting square here, so this will not contribute in the sign either, so writing here is meaningless. Okay, now I'll send this to the other side, and I'll cancel this and put this here. I can cancel n to n square, okay, and then I can cancel out x to the power n minus 1 to x to the power n minus 1. Okay, so at last I'm getting the solution to be 1 plus n time x to the power n equal to
x to the power n. I need the value of x to the power n. I'll take x to the power n common from this side. So I'll get 1 minus n equal to 1. This implies that I need the value of x, right? Yeah, I need the value of x. So I get x to the power n equal to 1 upon 1 minus n. Since I have to plug in x to the power n only, I don't have to solve further. So at this value your function will give you supremum. अब आपको ये जो वैल्यू आई है ये आपको प्लग इन कर देना है mn में, right? So if I plug in this value in the mn, what I'll get, let's see, this is equal to, so the supremum is at this value for each n. Okay, so I'll get 1 minus 1 upon 1 minus n upon 1 plus n times 1 upon 1 minus n. Okay, ये वाला आपका 1 पे जा रहा है. Okay, and this goes to 0. Yeah, you can, that is a direct shortcut, you can use that, but वो हर बार दिखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. mn works always. Okay, this goes to 0. So this sequence of function is uniformly convergent. देखो जैसे यहाँ नीचे उसने n ऐड किया ना, मुझे क्लियर हो गया कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करा रहा है इसको, जो नहीं हो रही थी. जैसे ही n ऐड किया वो हो जाएगा. अगर कोई पॉइंट वाइज है उसमें एक n से डिवाइड कर दिया आपने, और अब तो वो 0 पे चला जाएगा जो mn फेल हो रहा था वो, ठीक है ना. तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन दे ऐड समथिंग हियर n और log n plus 1, दैट एक्चुअली है ना, जैसे ये नहीं था, दे डिवाइडेड इट बाय log n plus 1, अब हो गया. सेम लॉजिक हियर, ठीक है. सो करेक्ट आंसर्स आर सेकंड एंड फोर्थ. so फोर्थ में बोले नोट यूसी, so फोर्थ वी विल नॉट सेलेक्ट. करेक्ट आंसर इज ओनली 2. फाइन, आई होप इट इज क्लियर. ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपको लगातार बार बार क्वेश्चन मिलते रहेंगे पेपर में. So this question, let's move ahead. We are taking one by one all the questions. Okay, all means all. Let's move to the next one. अगला भी आपका नेट जेआरएफ का पार्ट सी से ले रहा हूं मैं. सीक्वेंस इन सीरीज का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में बैठे हो और अगर आपसे पहले 2 मिनट में नहीं क्लिक हो रहा है, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है. क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था जो फंसा के बैठाने वाला था. अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो बन गया तो ठीक है, बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर पहले लाइक 1 मिनट 1.5 मिनट में आप उसको सही डायरेक्शन में कैच कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए. सीक्वेंस का क्वेश्चन लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है. द कोटा इज इन सीक्वेंस ओनली. ये बस ऐसे फंक्शन डाल के फंसाने की कोशिश कर रहा है. क्वेश्चन ये आपका सीक्वेंस का ये है. करिए ट्राई, देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. एफ डैश एक्स लेस देन 1 पे एफ डैश एक्स को क्यों चेक करोगे आप? यू व्हाई वुड यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन? क्या मिलेगा उससे? लाइक if I differentiate, I'll get 1 minus 2x. अच्छा, न्यूमेरिकल से कर दिया आपने, मैं तो इसको सीक्वेंस से कर रहा हूँ. नहीं, सीक्वेंस ही लग रहा है मुझे तो, न्यूमेरिकल तो नहीं लग रहा है ये. इसमें कहाँ न्यूमेरिकल है? कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल जैसा. इट्स रिकर्सिव रिलेशन. देखो ना, आपको दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ए बिलोंग्स टू आर, डिफाइन एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू ए, और बाकी सब ऐसे हैं. यानी कि एक्स एन इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस एक्स एन माइनस 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 होल स्क्वायर. ये एक रिकर्सिव रिलेशन से सीक्वेंस दे रखी है, और आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है एक्स नॉट इक्वल टू ए. अब तो ये तो सीक्वेंस का क्वेश्चन है ना. They are asking when this sequence will converge and when this sequence will not converge, right? So the question is in sequence. Let's try to solve. I think मैं ये आपके लिए कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है ये.
Okay, so our sequence is xn equal to 1 upon 4 uh, plus xn minus 1 plus xn minus 1 minus xn minus 1 होल स्क्वायर. ओके, अब इसमें क्या करूंगा मैं, क्या करूं, सबसे पहले तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा. ठीक है, एंड हाउ विल आई डू दैट? दिस इज इक्वल टू समहाउ लाइक जितना पार्ट बन पाए. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट सीम्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So I'll take minus common from here, negative common from here. I'll get xn minus 1 square minus xn minus 1 by 4, this one. Now so I have ax square, nahi, a square minus 2ab plus b square. That's what I want, right? So this is 2ab, so I have 2 times a is xn minus 1, this is xn minus 1. Okay, and b is, I have to find b, equal to, I have minus xn minus 1, right? I have xn minus 1, so my b is 1 by 2. So I have the solution now. I can make the perfect square from here. So I get minus times xn minus 1 whole square minus xn. I'll add 1 by 2 and I'll subtract 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 4. ये पहले का पड़ा है. Okay, this is the formula of this a square minus b square, where a is xn minus 1 and b is 1 by 2. Okay, so I get minus times, ठीक है ना, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ये बी स्क्वायर आएगा ना. हाँ, 1/4, 1/4, सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, इट शुड बी 1/4. अब ठीक है, सो आई गेट एक्स एन माइनस 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर. अब ठीक है, ओके, एंड आई गेट minus 1/2. This implies I get xn equal to 1/2 minus xn minus 1 minus 1/2 होल स्क्वायर. फाइन, यहां तक किसी को दिक्कत है? Now smartly what I'll do is I'll change this one to the right hand side. So I'll get xn minus 1/2 equal to xn minus 1 minus 1/2 whole square with negative sign. Now this is my sequence. ओके, अब मैं क्या करूंगा, आगे के टर्म्स इवेल्यूएट करना स्टार्ट करूंगा. दिस इज गिवन ना, स्वर्ण, दिस इज गिवन हियर, राइट? f of xn equal to f of xn minus 1. So xn equal to, I'll plug in xn minus 1 here. Okay, so if I plug in xn minus 1 here, I'll get xn minus 1, xn minus 1 whole square. So this. Okay, so this relation is given. Okay, and then I'm using this and I have got here so far. अब यहां से आगे मुझे सॉल्व करना है. अभी तक ठीक है ना? I hope so, it's fine so far. Let's move ahead. Yeah, देख रखा है क्या? फिर ठीक है. So, फिर ठीक है, अगर देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देख रखा तो प्रॉब्लम आएगा. Now I'll evaluate x1, x naught equal to, let's say a. They are giving it that x naught equal to a. Second step, I just taken out negative common. So if I take x naught equal to a and then I find x1 minus 1/2 is equal to, I'll get minus x naught, which is a, right? Minus a minus 1/2 whole square. Okay, now I'll check x2. So this is a here. If I now that is when I put n equal to 1. If I put n equal to 2, I'll get x2 minus 1/2. Okay, that is equal to minus, okay, minus, I get the value here I'll get is, use this regressive equation. This is x1 minus 1/2
whole square. Now x1 minus 1 by 2 has value a minus 1 by 2. So that is equal to minus of x1 minus 1 by 2 has value a minus 1 by 2. So that minus will go in the square. I'll get x1 minus, I'll get a again, a minus 1 by 2 to the whole power 4. Yes, is it fine? Is it fine so far? ये x माइनस x1 माइनस 1 by 2 का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, विच इज माइनस a माइनस 1 by 2 होल स्क्वायर, और वापस स्क्वायर किया तो आई एम गेटिंग 4. ओके, नो नो, ये स्क्वायर तो वो माइनस, तो ये स्क्वायर किया ना हमने, x1 माइनस 1 by 2 इज नेगेटिव ऑफ दिस, एंड देन यू स्क्वायर दिस होल एंड गोट दिस, सो द नेगेटिव इज गॉन, like this negative is gone with here and this negative is remaining outside, है ना, ये वाला बच गया अभी भी. Now I go for next one. When I put n equal to 3, I'll get x3 minus 1 by 2 is equal to, I get minus a minus 1 by 2 is again what, a minus 1 by 2 to the power 4. No, I'll get the value from here, x2 minus 1 by 2, x2 minus 1 by 2, okay, to the whole power 2. Now x2 minus 1 by 2 is minus a minus 1 by 2 to the whole power 4. Okay, so I'll get minus of a minus 1 by 2 to the whole power 4 into 2, that's 8, right? So from here on I can easily see that I'm getting another recursive relation, which is what, that xn minus 1 by 2 is equal to negative of a minus 1 by 2 to the whole power 2 to the power n. Right? Is it fine? And this thing is convergent if and only if this a minus 1 by 2 is less than 1. है ना? xn minus 1 by 2 is convergent if and only if a minus 1 by 2 is less than 1. Mod of this is less than 1, right? Otherwise this will diverge, and if xn minus 1 by 2 diverge, so does xn. Okay, is it clear? This implies that xn minus 1 by 2 is convergent if and only if a minus 1 by 2 is is greater than minus 1 and less than 1. This implies that a is less than 3 by 2 and greater than minus 1 by 2. This is the interval in which our xn minus 1 by 2 will be convergent. Okay, so what I can claim from here is that xn minus 1 by 2 converges to 0 if a, which is the first term, a belongs to minus 1 by 2 to 3 by 2. Okay, this is what I'm getting. Now I can see if a equal to 0, then the sequence अरे कोई भी a के लिए इसमें से उठाओ, the sequence xn converges to 1 by 2, right? This implies xn converges to 1 by 2. So I can, if a equal to 0, then the sequence converges to 1 by 2. Yes. If a equal to 0, then the sequence converges minus 1 by 2. No. The sequence xn converges for every a in this to 1 by 2. Yes. If a equal to 0, then the sequence does not converge. The sequence is convergent. ये शुभम कुछ डेरिवेटिव का बोल रहे हैं. So like what exactly test it is, I am not aware of it. हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन हो. आप बोल रहे हो कि इसको 2x minus 1 डेरिवेटिव आ गया इसका and that is less than 1. Why that is less than 1? Why this derivative should be less than 1? Like समझा नहीं मैं. By this logic only. Okay, anyways, मैंने तो सीक्वेंस से कर दिया इसको, ठीक है ना. So by this solution which we have, first and fourth are correct. First and third. Okay, first and third.
I hope it's fine with everyone. Shall we move to the next one? चलें आगे. आ रहा है समझ में? रियल एनालिसिस 2023. Try this out. डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो 1/2 minus 1/2, but how can you assure that it is convergent, Shivani? Like if you put L inside it, that means you are sure that the sequence is convergent. But how you are so sure that the sequence is convergent? ना, अगर आपने convergent claim कर लिया है, then you can plug in L and then you can get the limit. But unless you have claimed that the sequence is convergent, you cannot plug in L. हो सकता है सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही हो और आपने L डाल दिया अंदर और वैल्यू 1/2 ले आए. That is also possible. Okay, Shivani. This question. Which of the following condition the sequence xn is convergent? देखो फर्स्ट वाला सेकंड वाला तो क्लास से आया डायरेक्ट, ठीक है. फोर्थ वाला भी क्लास से. ये पूरे पूरे सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में. वन टू थ्री. अंसुरी तीसरे भी फंस गए आप. फर्स्ट वन इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम. x2n, x2n minus 1 and x3n, if all these three are convergent, so xn is convergent. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? एक वर्ड में कॉन्सेप्ट बताओ कौन सा है ये? विच कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग? You have been given x2n is convergent, let's say to L1. x2n minus 1 is convergent, let's say to L2. x3n is convergent, let's say to L3. है ना. अब ये जो x2n minus 1 और x2n है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस है ना. xn इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ L1 इक्वल टू L2. अगर ये दोनों बराबर आ गए, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. इफ नॉट इक्वल, सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट. इफ एंड ओनली. So somehow by some method we have to prove that x3n, that L1 equal to L2. Okay, and for that we use x3n, क्योंकि आपके पास एक सीक्वेंस मैं लेता हूं x6n which is sub sequence of x3n. Okay, and subsequence of x2n as well. Okay, because it is subsequence of x3n, it goes to L3, and because it is subsequence of x2n, it goes to L1. So that this relation gives us L1 equal to L3. ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ या ना? L1 इक्वल टू L3 आ गया ना, क्योंकि x6n जो है वो x2n की भी एक सब सीक्वेंस है और x3n की भी सब सीक्वेंस है. क्योंकि ये x3n की सब सीक्वेंस है, if a sequence converges to some number, then its all subsequence converges to the same number. Okay, so since x3n converges to L3, so x6n will also converge to L3. Again, since x6n is a subsequence of x2n and x2n converges to L1, so x6n will also converge to L1. That means L1 and L3 are same number. And now we use the same concept. I take x3 to the power n, which is a subsequence of x3n and a subsequence of x2n minus 1 as well. Okay, by this logic it goes to L3, and by this logic it goes to L2. And a sequence can only converge to one number, and that this will give us conclusion that L2 and L3 are same number. And if I combine these up, I get L1 equal to L3. L1 equal to L2 equal to L3, all of them are equal. That means the complementary pair of subsequence converges to the same limit, and I can use this concept to claim
that the mere convergence of x2n minus 1, x2n and x3n is sufficient enough for the sequence to be convergent. है ना? I don't need that they are converging to the same limit or something. वो same limit अपने आप ही आ जाएगी, है ना? I am not taking same limit, I am taking different limit, but eventually I am getting same limit. That's an implication, not a condition. Okay, so they are giving it as a condition, and here they are directly asking the implication. So first and second are fine. Third one, fourth one, I just gave you the counter. ये वाला आपका कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, इतना पीछे है क्या, ये वाला है ना? देखो पेपर में काउंटर दिया हुआ है क्वेश्चन का, यही ले लो आप, an इक्वल टू स्क्वायर रूट n, दिस विल वर्क। खुद पेपर में काउंटर दे रहे हैं एक क्वेश्चन का, फिर भी नहीं याद आए तो वहाँ पे वो जो होते हैं ना, उनसे 2 मिनट का ब्रेक मांगना और चुल्लू भर पानी ले आना, ठीक है। एक्स एन इक्वल टू स्क्वायर रूट एन, then square root n plus 1 minus square root n, this thing goes to 0, right? But the sequence is actually divergent, it's not even bounded, ठीक है ना? So fourth one is incorrect. अब जो तीसरा वाला है उसने काफी लोगों को दुखी किया। What is the third one? बोल रहा है the subsequence x k n for all n k greater equal to 2 is convergent, है ना? यानी कि क्या बोल रहा है आपको, ये थोड़ा जो था ना, ये थोड़ा सा पेची था, बट अगर आपने कलाकारी की हुई है हमारे साथ में क्लासेस में तो आपके लिए नहीं था ये पेची, ठीक है ना? आपको दे रखा है क्या कि एक्स के एन इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल के ग्रेटर इक्वल टू 2, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसमें है ना होशियारी क्या करूंगा मैं कि हमने ऐसे सीक्वेंस बना रखे हैं जो प्राइम पे कुछ और हो और नॉन प्राइम पे कुछ और हो, है ना? So what I'll do is I'll take only those sequences which you know like हाँ प्राइम पे कुछ और एंड ओनली एट नॉन प्राइम आई टेक समथिंग एल्स। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि है ना हर सीक्वेंस में जैसे मैंने ले लिया x 2 है ना 2n, x 3n, x 4n, x 5n, x 6n and keep going like this, okay? अब हो क्या रहा है ना, इसमें सिर्फ एक ही प्राइम आएगा, कौन, x2, बाकी नॉन प्राइम। इसमें भी एक ही प्राइम आएगा, कौन, x3, रेस्ट ऑफ देम आर नॉन प्राइम। इन दिस आई ऑल्सो हैव वन प्राइम ओनली, आई हैव नो प्राइम हियर, इसमें एक भी प्राइम नहीं आएगा, ठीक है। x5n आई विल गेट ओनली वन प्राइम x5 एंड रेस्ट ऑफ देम आर नॉन प्राइम, एंड सेम हियर गोस। So each sequence has only one prime, which is the first term. When the sequence itself start with the k is prime, तो मैं क्या करूं कि प्राइम पे कुछ और ले लूं, वो लिमिट पॉइंट बन जाए, और नॉन प्राइम पे कुछ और ले लूं, वो भी लिमिट पॉइंट बन जाए। That will work as a counter. Okay, so if I take x n equal to 2023 when n is prime and 2024 else, now is this xn convergent? No, it is not convergent. But if you take any of these kind of sequence, they are convergent. क्योंकि अगर आपने xpn उठाया है यानी कि k को प्राइम ले लिया, तो फर्स्ट टर्म इज 2023 and then the rest of terms are 2024 constant. So it's an eventually constant sequence, like after one term. And if you are taking non prime, if it is not prime, and if you take x not prime n, then you will just get what, you will just get 2024 for all n. That's a constant sequence. So for this sequence x k n are convergent for all k greater than 1, but the sequence itself is not convergent. Okay, हाँ sequence bounded तो रहेगा, that suffices, the sequence must be bounded. If the sequence is unbounded, then there is at least one divergent subsequence, ठीक है। बट वो एक्स के एन टाइप की होगी, हाँ होना पड़ेगा, अगर सारे एक्स के एन बाउंडेड हो गए तो वैसे भी गड़बड़ हो जाएगा। इज इट फाइन?
So this second one was little bit patchy. Third one. So third one is incorrect. The correct answers are first and second. ठीक है. So now you know कि prime पे break करने से क्या हो सकता है. Let's move to the next question. मेरा गोल था कि पूरे जितने क्वेश्चन हैं इस पार्ट से आए हुए एनालिसिस से वो 1 by 1 में सारे खत्म करा दूं. ठीक है. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट जितने हो पाए. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस वाज लाइक लिटिल बिट थोड़ा लग रहा था कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बट इट वाजंट दैट डिफिकल्ट. let me just put it in front of you. Yeah, this one. वो बाउंडेड बेलो एंड इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट तो होगा ही. नहीं, बाउंडेड बेलो और इंक्रीजिंग कौन से वाले ऑप्शन की बात कर रहे हो आप शिवानी? अच्छा, वो वाला क्वेश्चन. आपने इंक्रीजिंग प्रूफ कर लिया उसको? हम्म, और बाउंडेड भी प्रूफ कर लिया है. अगर ये दो प्रूफ कर लिया देन इट्स कन्वर्जेंट, यस. बट अगर नहीं किया देन यू कांट से एनीथिंग. Because the boundedness of the sequence depends on the first term. If your a is like 2, then you will get a divergent sequence. Like if x naught is 2, then you will get divergent sequence. You won't get a bounded sequence. But the formula which you are using is claiming that even if x naught is 2, the sequence converges to 1 by 2. That's where it is wrong. आपका फॉर्मूला तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, बट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस डिपेंड्स ऑन ए. ठीक है, ये वाला ट्राई करो. दिस वन देखो, ये क्वेश्चन लग रहा है पेची है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू. मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, है ना. सो इन ऑल द ऑप्शंस यू हैव गिवन एफ ऑफ एक्स कोमा जी एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स कोमा जी एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स कोमा जी एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स कोमा जी एक्स इक्वल टू 0, and then they are asking about how many solutions does this equation have, provided that your gx should be continuous function. Okay, okay, कर लो, ट्राई कर लो. कैन आई गेट स्टॉप वॉच समहाउ? मैं तब तक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ. ठीक है. No, not given. No, first term is actually a, Shivani. Of x comma gx equal to 0. Okay, that means I need so in place of y I'll put gx. Okay, and gx is a continuous function, and specifically it is continuous at 0. So I'll get x minus gx cube is equal to 0, right? X square minus gx cube equal to 0. This implies that I get gx cube is equal to
x square. Okay, so my gx cube is continuous function and that is equal to x square. Now they are asking that how many such gx you can have so that when you cube it you get x square. यही क्वेश्चन है कि ऐसे कितने continuous function आप उठा सकते हो. You can find g from some set a which contains 0 to r such that g is continuous and g cube is x square. ऐसे कितने function. Okay, so we can evaluate it from here that we get g of x is equal to x to the power 2 upon 3. Now the thing is that cubic function in R is 1 1. Okay, so for any given gx, if you cube it for x square correspond, you will get a unique solution because the cubic function is 1 1. ठीक है ना. अगर मैं यहाँ पे एक नंबर आपको दे दूं और gx क्यूब लिख रहा हूँ उसके लिए एक ही सॉल्यूशन आएगा. x cube is 1 1 मैम. Fine. Now you can, there is no continuous real valued function gone because we have function x 2 to the power 3, that is your gx. There is exactly one continuous function. Yes, we have the function, it's x to the power 2 by 3. Okay, there is exactly one differential. It's not even differentiable. The function is not differentiable. There are two distinct differentiable real valued function. Two, no, because cubic function is 1 1. Okay, so we get this answer to be the second one. Only second. Clear? I hope it is. Let's move to the next one. For this one I do not have so much proper logics because मैंने इसका theory देखा नहीं है, but I'll discuss it with you and what I think of this. This one. You have given a function from R4 to R and then they are asking about uniform continuity. Okay, so let's see what I can do. So you have xw and yz. It's somewhat linear function. So the linear function, you know, it's an algebraic expression, you can say. Moreover, it's an algebraic expression. So there is no problem in continuity here. More of like you can take x x into w, y and z. So you take f is from R4 to R. You take like 2 cross 2 matrix x y z and f of a is actually determinant of a. Okay, somewhat like this. So it's that kind of map. It's continuous, there is no problem. It's algebraic expression, so it must be continuous. Okay, I don't think there is if you remove 0 then it is differentiable. Yes, but they are not removing 0, are they? It's saying that it is containing 0, so it's not. Subham. So since it's a linear, you know, kind of thing, so I think there will be no problem in uniform continuity. And if you take x equal to minus y and you will get unbounded here, something like this. You can cancel them out and you get their sum to be less than 1 and it's an unbounded function, right? So that is also true. So you'll get all 4 of them. Yeah, it's not a bounded set. It's like your x y can be negative and cancel them out. It's moreover like a 3-dimensional space, but the sum is bounded above by 1. But yeah, one coefficient is restricted, so all 3 are free. Last वाले को fix करना है बस, so that you get the sum to be 1. Okay. Anything else? I have 2 more questions, so I'll discuss them and then we'll finish it up for today. Okay. No. Okay, I'll copy the whole slide and paste it here.
this question, this question, this one, this again 4.75 marks नेट जेआरएफ एग्जाम। आई कैन इजीली क्लेम कि जो पार्ट बी था वो काफ़ी आसान था नेट जेआरएफ के एग्जाम में, काफ़ी मतलब कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो एनालिसिस पढ़ के गई थी वो कर पा रही थी। पार्ट सी वाज मॉडरेट, आई वोंट से लाइक डिफिकल्ट, बट यू कैन से मॉडरेट इजीली, इतना आसान नहीं था। पार्ट बी वाज इजी। I'll share the paper with you later on in the link of description of this video only. I'll attach later on. अभी मैंने सिर्फ उसको टाइप करा है, haven't attached it anywhere. And also I'll give you the answer key, and I'll share a link with you of a video in which I'll do analysis of all the marks quota for each subject in the last year exam, like analysis of how much marks and like कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे in the last exam. Okay. Let xn be a sequence of positive real number and sigma n is defined like this. It's somewhat like Cauchy's root test, if you remember, somewhat like that. Xn be a sequence of positive real number and sigma n is some xn upon n. Okay. Then what can you say about this statement? Let me solve it for you then. If I'm solving all, I'll solve this too. Let xn be a sequence of real numbers, that is fine, and sigma n is equal to summation xn upon n. One thing I'll focus here is that whether the sequence is of positive term or not, because I know a test, so it is of positive term, so I have given this extra condition that xn is greater or equal to 0. Okay. Or strictly positive. Now let's move on. Option 1 says that if limit supremum of xn is equal to L, यानी कि इस सीक्वेंस के पास लिमिट सुप्रीमम आ गया है which is L, and xn is decreasing. Okay, so decreasing है और सुप्रीमम L आ गया है, लिमिट सुप्रीमम. Okay, so if xn is decreasing, that means it is bounded above. It is positive real number, that means it is bounded below. समझ रहे हो? xn is decreasing, this implies xn is bounded above. Okay, xn is greater or equal to 0, greater than 0 implies xn is bounded above, below. So xn is monotonic and bounded implies xn is what? Convergent. The sequence xn is convergent because it is monotonic and bounded. Now if a sequence is convergent and it is of positive terms, then the limit of this sequence and limit of xn is same. Yes, remember Cauchy's theorem. यानी कि इस सीक्वेंस का ये जो लिमिट सुप्रीमम है, लिमिट ही है क्योंकि ये कन्वर्जेंट हो गई है ना। जो xn का लिमिट सुप्रीमम है वो xn की लिमिट है, और ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर xn कन्वर्जेंट है तो। और ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? वहीं पे जहां पे xn कन्वर्ज करेगा, और xn कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? उसी l पे, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ दीज बोथ सीक्वेंसेस एंड दे आर सेम बाय Cauchy टेस्ट, so the option 1 is true. ठीक, हाँ, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब सेकेंड वाले में इसने मोनोटोनिसिटी हटा दी, यानी कि कन्वर्जेंस हटा दिया है। फर्स्ट वाले में आई एम यूजिंग कन्वर्जेंस क्योंकि ये लिमिट है, ऐसा मैं बोल के क्लेम कर रहा हूँ, क्लेम किया है, इंप्लाई किया है, क्योंकि डिक्रीजिंग हो गया और बाउंडेड हो गया। यहाँ पे मोनोटोनिसिटी हटा दी, अब कोई गारंटी नहीं है कि आपकी एक्सन कन्वर्जेंट है, और अगर एक्सन कन्वर्जेंट नहीं है तो दोनों की लिमिट बराबर होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वी माइट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सम एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल ट्राई करेंगे।
नाउ वी कैन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. थर्ड वन वाला जो दिया हुआ है एन एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन माइनस वन, ये एक टेस्ट है. ये कौन सा टेस्ट है? इट्स कॉल्ड रबीज टेस्ट और समथिंग. व्हेन योर रेशियो टेस्ट फेल्स यू यूज दिस टेस्ट. यस, यस, रबीज टेस्ट या और हाई रेशियो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, है ना. अब अगर लिमिट सुप्रीमम जो है वो लेस देन वन आ गया है, हमें क्या चाहिए कि इसकी लिमिट जो है वो लेस देन वन आ जाए. तो फिर वी से दैट द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट एंड मोर ओवर डाइवर्जेंट. ठीक है ना. बट यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट सुप्रीमम ही लेस देन वन आ गया है, तो लिमिट भी लेस देन वन ही आएगी, वन से बड़ी तो आने से रही. तो वी कैन यूज रबीज टेस्ट एंड क्लेम दैट द सीरीज मस्ट बी डाइवर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है ना. अगर इसको उल्टा कर लेता ना, वो वन अपॉन एन एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन ऐसा कुछ करके, वो एक अलग टेस्ट है. बट हियर वी आर डायरेक्टली यूजिंग रबीज टेस्ट. जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब रबीज टेस्ट यूज करते हैं. दिस इज रबीज टेस्ट. सो द करेक्ट आंसर 4 इज the option third and fourth are directly from that test. पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए टेस्ट है रबीज टेस्ट, है ना. कि अगर ये वाला मामला आपका लिमिट इसकी लेस देन वन आए तो डाइवर्जेंट, लिमिट ग्रेटर देन वन आए तो कन्वर्जेंट. यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम लेस देन वन आ गया, मतलब कि लिमिट भी लेस देन वन ही आएगी अगर आई तो, अगर आई तो. ठीक है. एनीवेज, अब सेकंड वाला तो यहां से मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ सेलेक्ट कर लिया है. नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली सेकंड. लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन इज एल इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुप्रीमम ऑफ सिग्मा एन इज इक्वल टू एल. अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक्स एन को ही नॉट कन्वर्जेंट ले लेता हूँ, मेरा काम बन जाएगा, है ना. इफ आई टेक एक्स एन इक्वल टू लेट्स से ऐसा कुछ ले लो, टू इफ इवन एंड थ्री इफ ओड, तो इसका जो सुप्रीमम आएगा वो आपका आ गया क्या, थ्री आ गया. लिमिट सुप्रीमम इज थ्री. बट अगर आप सिग्मा एन निकालोगे तो सिग्मा एन इक्वल टू वन अपॉन एन टाइम्स, अंदर क्या आ जाएगा, लेट्स से दैट एन इज इवन. अगर एन ओड होगा तो कुछ और पंगा होगा. लेट्स से एन इज इवन, एन इवन, देन आई विल गेट वन बाई एन हियर एंड आई विल गेट टू टाइम्स, है ना. ये टू प्लस टू एन बाई टू टाइम्स एंड थ्री प्लस थ्री एन बाई टू टाइम्स. And from here I can cancel out n and I'll get 2 1 plus 3 by 2, which is more than the supremum of this, no, which is less than. So these are not matching, है ना. काउंटर बना सकते हो ऐसे आराम से. गेटिंग माय पॉइंट. अगर ओड होगा तो यू विल गेट मोर थ्रीज, बट अगेन योर सुप्रीमम विल चेंज, इट विल नॉट रिमेन सेम. एक्स एन के कन्वर्जेंट होने के बाद में रिजल्ट लगा सकते हो आप, जो कि यहाँ पे हमने लगाया. और क्यों मिला, वो डिक्रीजिंग होने की वजह से. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं है तो पूछ लो अभी भी. सो फॉर दिस वी हैव अ काउंटर. फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू. फाइन. yes or no? yes or no? Clear? Okay. All right. Let's move to the next one. एनालिसिस के टोटल 16 क्वेश्चन थे पेपर में, नहीं 17. मैंने एक तो मेजर वाला छोड़ दिया है, एक दो और छोड़ दिए हैं क्वेश्चन जो थोड़े से अबव द लाइन जा रहे थे, उनको छोड़े, बट मोस्टली मैं कवर कर दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन, ये वैसे तो न्यूमेरिकल में इसका कोटा काउंट होगा, बट एनालिसिस में भी मैंने कर लिया है, दोनों तरफ काउंट किया है. ट्राई दिस आउट. So you have given a sequence an which is this, and you have given another sequence bn which is 1 by n. Both the questions, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं. और साक्षात देखो लिमिट भी लिख रहा है वो log 2 log 4. सो यू विल गेट अ रफ आइडिया कि लिमिट क्या होगी इसकी. वन, an converges to log 2 and converges
and has the same convergence rate as the sequence bn. अब convergence rate क्या होता है, that is the question. देखो यहाँ की लिमिट निकालना is not difficult task because this is equal to summation 1 upon n plus r varies from 1 to n, which is equal to 1 upon n summation 1 upon 1 plus r by n 1 to infinite. This is equal to integration 0 to 1 upon 1 plus x dx, and we get log 2 from here. Okay, so this one converges to log 2 and this one converges to 0. So an converges to log 2, this one is gone and this one is gone. Now from the first and third we have to solve. अब क्वेश्चन चला जाता है न्यूमेरिकल। डेफिनेशन डालिए यहाँ पे, व्हाट इज रेट ऑफ कन्वर्जेंस, अगर फ्यूचर में भी जरूरत पड़ जाए आपको, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ओके, पी एन बी ए सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू अ नंबर पी, लिमिट भी दी हुई है। इफ देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस बी एन, yeah, that's what I'm trying to, if there exists a sequence bn which converges to a 0 and has positive constant k such that pn minus p, यहाँ पे क्या आएगा, pn minus p mod is less equal to k times bn, then the sequence converges to p with the rate of convergence of order of bn. Okay, this is what rate of convergence is. Now we have to take one to be pn and the other one to be the other one. Okay, so in this case I'll take an को an लेता हूँ और bn जो हमें ऑलरेडी दे रखा है, जो 0 पे जा रहा है, वो हमें निकाल देना है ना, somewhat like this. Or we can actually figure out the rate of convergence for both the sequence and then put them equal. Okay, so if I look for an, I have 1 upon n plus 1 so on plus 1 upon n plus n minus the limit is log 2 mod. Okay, अब मुझे इसे solve करना है. What I can do actually is I can ignore the log 2 and put the upper bound. I need an upper bound here with a constant k. I'll ignore log 2. I'll get 1 upon n plus 1 and so on, 1 upon n plus n. I'll again ignore one more thing from here, which is what? I can ignore these all, 1, 2 up to n. This is less equal to 1 upon n plus 1 upon n plus so on plus 1 upon n, right? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. Which is 1. From here I am getting 1. So the rate of convergence of this an is 1. Okay. Because this is n times, so this is less equal to 1. So the rate of convergence of this is 1, and I can same use, I can, which is my 1 by n minus 0 mod is also less equal to 1. So I can use the same fact here as well, that they have same rate of convergence, an and bn. This is bn. Okay, so they have same rate of convergence, and yeah, so option 1 is 2 and 3 is gone. ठीक है, एक और रह गया था, बट आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ लाइक टाइम, बट क्वेश्चन तो शेयर कर ही देता हूँ आपके साथ. पार्ट सी का ही था, कहाँ गया, जस्ट गिव मी अ लिटिल सेकंड. ये डेफिनेशन जो है वो आप नोट डाउन करके रख सकते हो, दिस रेट ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, सीक्वेंस है ना, समझ रहे हो, यहाँ पे यू आर गेटिंग दिस rate of convergence to be 1 here. By this your bn is 1 by n. Okay, and you take k outside, like, is it clear? यहाँ से you get 1 plus n plus 1 plus n, so your k is 1. Yeah, I hope it is.
ओके, एक और क्वेश्चन था मेरे पास में, दैट आई शेयर विथ यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yeah, this one. Yeah. This also was in your net JRF exam, and the question was of 4.75 marks. ये क्वेश्चन जो है वो आपका, it's a test, it's called Cauchy integral test for convergence. Okay, you can just figure it out, please. जो एग्जैक्ट रिजल्ट है, f is continuous, decreasing, a to infinite है ना, a to infinite दे रखा है, and non-negative also, then this and this converges and diverges together if and only if. So ये जो C वाला स्टेटमेंट है, that is the exact statement of Cauchy integral है ना. ये if this converge then this converge, and if this converge then this converge, and vice versa. Okay. इन दोनों केस में आपको काउंटर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये हटा दिया है ना, मोनोटोनिसिटी हटा दिया है, डिक्रीजिंग हटा दिया है. सो यू विल गेट स्मॉल 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 triangle kind of things. So for these I'll give you counter in some other lecture, because today I'm like kind of running out of the time. So your B and C both will be false, you will get counter ना, जरूरी नहीं है कि लिमिट 0 पे जाए, you will get counter in this case. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने डिक्रीजिंग हटा दिया है, मोनोटोनिसिटी रिमूव कर दिए, सो इंटीग्रल टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड हियर. ठीक है, तो इसमें वो लगेगा नहीं टेस्ट, दैट्स व्हाई यू विल गेट अ काउंटर. और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि लिमिट आपका 0 आए, because again they don't have, you know, you will get some functions like, you know, छोटे छोटे से rectangle or something you can take and use them. So correct answer is these are false and this is true, second and third. Okay, solution for this particular I'll discuss in some other lecture in the future. Okay, I hope that the session was helpful for you. अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो कमेंट सेक्शन में देखें डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की और ज्वाइन कर लें, so that you don't miss any lecture from my side. I will see you again in the next class or next to next class. If you have any question, if you you know, want me to take any particular topic, you can raise a request on a web page जिसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है, और even you can put it on the WhatsApp or somewhere. शुभम का कमेंट है कि इंटीग्रल करा दीजिए. COV देखो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है शुभम, पेपर में भी नहीं किया था मैंने, सो आई मेजरली फोकस ऑन प्योर मैथमेटिक्स. या थैंक यू ऑल ऑफ यू, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. फिर मिलेंगे आपसे. इफ देयर इज अ क्लास आई विल शेयर द लिंक इन द एडवांस, एंड मोस्टली देयर इज अ क्लास. ओके, सो कीप काम एंड लगे रहें, मेहनत करते रहें. अगर कुछ इशू आता है then I'm there. Okay, good night everyone, see you all in another lecture. That is all from my side.